हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। आज इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 472 जो कि बात करता है मर्सी पिटीशन की। जी हाँ, मर्सी पिटीशन से संबंधित जो प्रोविजंस थे अभी तक आप लोगों ने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 72 एंड 161 के अंतर्गत पढ़े थे, बट अब आपको पढ़ने के लिए मिल रहा है ये मर्सी पिटीशन से संबंधित प्रोविज़न भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 472 में। जी हाँ, किन मामलों में मर्सी पिटीशन की बात की गई है, तो जो मृत्यु दंडादेश होते हैं, मृत्यु दंडादेश के मामलों में मर्सी पिटीशन की बात सेक्शन 472 में की गई है। यानी कि यहाँ पर जो सेक्शन 472 है मेनली ये 7 पार्टों में डिवाइड है। मतलब 7 पार्टों में कैसे कि इसके 7 सबसेक्शन हैं, 7 उपधाराएं हैं जिनमें अलग अलग बातें की गई हैं। तो विस्तार से जानेंगे, आखिर तक बने रहेगा हमारे साथ। और साथ ही ये भी आप समझ लीजिए कि यह जो सेक्शन है ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके हर सबसेक्शन से काफ़ी क्वेश्चंस पुट अप हो रहे हैं। आप सब सेक्शन फर्स्ट पढ़ोगे तो इससे भी 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप जानते हैं पूरा का पूरा सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोनों ही पर्पज से ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर सबसेक्शन फर्स्ट ये कहता है कि मृत्यु दंडादेश के अधीन, यानी कि यदि जो व्यक्ति जिसने अपराध किया है उसने BNS या फिर आपके जो अदर लॉज होते हैं जैसे पॉक्सो वगैरह, उनके अकॉर्डिंग कोई ऐसा क्राइम किया है जिसमें एक्यूज्ड को मृत्यु दंडादेश दिया गया है, और वो अपराध जिसमें मृत्यु दंडादेश का प्रोविजन है वो उस पर सिद्ध भी हो चुका है एविडेंस के अकॉर्डिंग कि भी हाँ वाकई में इस व्यक्ति ने अपराध किया है। अब उस पर क्या हुआ, मृत्यु दंडादेश उसको दे दिया गया है। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये, जैसे मैंने अभी आपसे कहा प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आप देखिएगा ये सिंपल कह रहा है कि कौन मर्सी पिटीशन दाखिल कर सकता है। तो जो व्यक्ति निर्दोष ठहराया गया है वो खुद कर सकता है, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है, एंड उसका कोई रिलेटिव भी यहाँ पर जो है मर्सी पिटीशन फाइल कर सकता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये कब होगा, जब उससे पहले कहीं पर दया याचिका प्रस्तुत नहीं की गई है। तो तीनों चीज व्यक्ति आपको याद रखें, इनमें से कोई भी मर्सी पिटीशन फाइल कर सकता है। किसके पास करेगा, अगर प्रेसिडेंट के पास जाएंगे तो आर्टिकल 72 कॉन्स्टिट्यूशन के, और अगर राज्य के राज्यपाल के समक्ष दया याचिका फाइल करेंगे तो आर्टिकल 161 के अधीन जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मेनली सबसे पहली बात आप ये सुन लीजिएगा कि क्या यहाँ पर जो व्यक्ति हैं उनका विवेक, मतलब वो कहीं भी जा सकते हैं क्या, डायरेक्टली राष्ट्रपति के पास भी जा सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जो 472 का आप सबसेक्शन सेकंड पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे, वहाँ पर सिंपल लिखा है कि भाई सबसे पहले हमें नीचे वाली सीढ़ी से जाना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले जो है 161 के अकॉर्डिंग राज्यपाल के पास जाना होगा। अगर राज्यपाल से संतुष्टि नहीं होती या वो उसको मतलब रिजेक्ट कर देते हैं, उसका जैसे भी डिस्पोजल करते हैं, उसके बाद ही प्रेसिडेंट के पास जाया जाएगा। अब आते हैं कि ड्यूरेशन कितनी होगी, समय कितना होगा, कि भाई कितने समय के अंदर जो है यहाँ पर किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए तारीख क्या होगी, 30 दिन, 30 डेज। कब से होंगे वो 30 डेज, जो कारागार अधीक्षक है, मतलब जिस व्यक्ति के अगेंस्ट उसका दोष सिद्ध हो गया है, वो जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति जिस जेल के अंदर बंद है, उसका जो जेलर है, जो कारागार अधीक्षक है, वो उसको सूचित करता है। क्या सूचित करेगा, यहाँ पर 2 कंडीशन है। पहली, यदि सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील है, ठीक है, या फिर कोई रिव्यू डाला हुआ है, या कोई विशेष इजाजत अपील है, वो क्या कर दी, निरस्त कर दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो जब सूचित किया जाता है अपराधी व्यक्ति को, तब से 30 डेज के अंदर जो है, अब सूचित कौन करेगा, ध्यान रखिएगा, कारागार अधीक्षक सूचित करेगा। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। दूसरी कंडीशन कि हाईकोर्ट द्वारा मृत्यु दंडादेश की पुष्टि की तारीख के बारे में जब सूचित करता है कारागार अधीक्षक अपराधी को। बट ये पुष्टि आप जान रहे हो, यहाँ पुष्टि की बात हुई तो सिंपल यहाँ पर मृत्यु दंडादेश जो दिया है वो सेशन कोर्ट या प्रशासन कोर्ट ने दिया है। आपने सेक्शन 222 जैसा हमने एक वीडियो में आपको बताया था BNSS के, उसमें बात की गई थी कि हाईकोर्ट भी विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकते हैं, एंड साथ ही जो आपके
सेशन कोर्ट या परसेशन कोर्ट है, वो भी विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकते हैं। बट सेशन और परसेशन कोर्ट को क्या करना होगा, जो मृत्यु दंडादेश वो दे रहे हैं उसको पुष्टि करानी होगी हाई कोर्ट से। सेक्शन 407 से 412 तक जो है बीएनएसएस का यहाँ पर बात करता था, चैप्टर 30। ठीक है, तो अगर हाई कोर्ट द्वारा मृत्यु दंडादेश की जो पुष्टि की डेट है उसके बारे में, या हाई कोर्ट ने जो अपील या विशेष इजाज़त फाइल करने के लिए टाइम पीरियड था वो खत्म हो गया अब आपका, इन दोनों यानी कि ये जो 2 पॉइंट दिए हुए इनमें से दोनों में से कोई भी चीज़ जब सूचित करता है कारागार अधीक्षक उस अपराधी को, तब से 30 डेज के अंदर जो है वहाँ पर वो मर्सी पिटिशन फाइल करेंगे। आज सब सेक्शन 2 वही जो भी हमने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले याचिका आरंभ में जो है राज्यपाल को की जा सकेगी, और राज्यपाल अगर उसको निरस्त कर देते हैं, निपटारा कर देते हैं, तो निरस्त निपटारा किए जाने की तारीख से 60 डेज के अंदर। तो दूसरी टाइम लिमिट आ गई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट। आप देख रहे हैं यहीं तक कितने क्वेश्चन यहाँ से बन चुके हैं सब सेक्शन 2 तक आते आते, यानी कि जिस दिन गवर्नर जो है उस मर्सी पिटीशन को या तो निरस्त कर दें या निपटारा कर दें, उस डेट से 60 डेज के अंदर यानी कि 60 दिन के अंदर राष्ट्रपति को मर्सी पिटीशन फाइल की जाएगी। अब हम आते हैं सबसेक्शन 3 पर। जैसा हमने आपसे कहा था कि ये सब 7 सबसेक्शन इस सेक्शन के अंदर दिए हुए हैं। सबसेक्शन 3 क्या करता है कि जो कारागार अधीक्षक है या फिर कारागार का जो प्रभारी है वो सुनिश्चित कर रहेगा, क्या सुनिश्चित कर रहा है कि अगर किसी केस में एक से ज़्यादा अपराधी सिद्ध हुए हैं, यानी कि कोई ज़्यादा ही रेयर केस होता है, जैसे निर्भया हत्याकांड था, वो वाला मैटर जो था उसमें एक से अधिक अभियुक्त थे, तो वो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जब कारागार अधीक्षक के प्रभारी को यह सुनिश्चित हो जाता है कि मतलब कि एक से अधिक उस केस में जो है सिद्ध दोष व्यक्ति हैं, तो प्रत्येक सिद्ध दोष जो है एक से अधिक सिद्ध दोष होने की कंडीशन में वो 60 दिन की अवधि के भीतर जो है दया याचिका फाइल करेंगे। अगर यहाँ पर एक से अधिक व्यक्ति हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 दिन की अवधि के भीतर दया याचिका फाइल की जाएगी। बट कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि जो कुछ सिद्ध दोष व्यक्ति हैं उनकी याचिका प्राप्त नहीं होती है, तब कारागार अधीक्षक की क्या ड्यूटी बनती है कि वो उस सिद्ध दोष का नेम, पता और मामले के जो रिकॉर्ड होते हैं उनकी प्रति, उनकी कॉपी, और मामले के अदर जो भी ब्यौरे हों, यानी कि मामले से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड होंगे वो सब जो है मर्सी पिटीशन के साथ इंक्लूड करके उन पर विचार करने के लिए किसको भेज देंगे, या तो केंद्र सरकार को भेजेगा या राज्य सरकार को भेजेगा। ध्यान रखिएगा, कारागार अधीक्षक उस सिद्धोष अपराधी का जिसकी याचिका प्राप्त नहीं हुई है, कारागार अधीक्षक उसका नाम, पता, मामले के जो भी अभिलेख है उनकी कॉपी और अदर ब्यौरे जो हैं मर्सी पिटीशन के साथ इंक्लूड करके किसको भेजेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को भेजेंगे। ये बात आपको यहाँ पर जो है ध्यान रखनी है, यहाँ पर भूल मत जाना कि दोनों गवर्नमेंट की यहाँ पर बात की गई है। अब आता है सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 मेनली बात करता है सेंट्रल गवर्नमेंट की। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जैसे ही उसको सबसेक्शन 3 के अंतर्गत तो मर्सी पिटीशन प्राप्त हो जाती है तो वो स्टेट गवर्नमेंट से जो है टिप्पणी मांगेगी उस मामले से संबंधित, और वो जो टिप्पणी स्टेट गवर्नमेंट से मंगाई है और वो जो अभिलेख कारागार अधीक्षक ने भेजे उन सब पर याचिका के साथ विचार करेगी, और विचार करके जिस दिन ये टिप्पणी और वो अभिलेख प्राप्त हुए हैं किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, उससे 60 डेज की अवधि के भीतर जितना भी संभव शीघ्र हो सके राष्ट्रपति को सिफारिश के लिए भेज देगी। ठीक है, तो समझ में ये कंडीशन उसके लिए है जो अन्य सिद्ध दोषों की याचिका प्राप्त नहीं होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर भी ऐसी कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट को 60 दिन की अवधि के भीतर राष्ट्रपति को सिफारिश देनी होगी, संभव शीघ्र। ये चीज़ें याद रखिएगा, कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड क्वेश्चन में से वो लोग रिमूव कर देते हैं और 3 ऑप्शन दे देंगे आपको, एक शब्द गायब कर देंगे और आपको लगेगा कि सारे सही हैं, इसलिए कुछ पॉइंट पर ध्यान से पढ़ने होते हैं। अब हम आते हैं सबसेक्शन 5 पर। ये क्या बात करता है, देखिए, राष्ट्रपति के पास याचिका पहुंच गई, अब वो क्या कर रहा है, उस पर विचार करेगा, विनिश्चय करेगा और उसका निपटारा कर सकेगा। और यदि उसे लग रहा है किसी केस में एक से अधिक सिद्धोष पर्सन है और जो पिटिशंस हैं वो न्याय के हित में है, तो वो एक साथ उन राष्ट्रपति के द्वारा विनिश्चित की जाएंगी। यदि एक से अधिक सिद्धोष व्यक्ति हैं और वो याचिकाएं न्याय के हित में उसे लग रही हैं, तो ऐसे नहीं कि सबकी अलग अलग सुनेगा, सबका डिस्पोजल एक साथ किया जाएगा राष्ट्रपति जी के द्वारा। ये बात भी आपको माइंड में फिट रखनी है, कैसे करेंगे, एक साथ करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो एक साथ की जाएगी। सबसेक्शन 6 बात करता है
अब राष्ट्रपति जी ने उसका डिस्पोजल कर दिया। तो जिस दिन राष्ट्रपति का आदेश सेंट्रल गवर्नमेंट को प्राप्त हुआ है मर्सी पिटीशन पर, उस दिन राज्य सरकार यानी कि जिस स्टेट का मामला है उस स्टेट की सरकार के गृह विभाग को और कारागार अधीक्षक को, ठीक है, या प्रभारी को 48 घंटे के अंदर संसूचित करेगी। किसको करेगी, ध्यान रखिएगा, और शब्द लिखा हुआ है। जिस यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को वो आदेश प्राप्त हो गया मर्सी पिटीशन वाला, राष्ट्रपति ने जो दिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तभी से 48 आवर यानी कि 48 घंटे के अंदर उस स्टेट के गृह विभाग को और कारागार अधीक्षक को, इन दोनों को संसूचित करेगी। यहाँ पर या वर्णीय ध्यान रखिएगा, दोनों को करेगी, संसूचित करेगी। ठीक है, अब क्या होगा भाई, ठीक है, अब चीज़ें यहाँ फाइनलाइज हो गई हैं, उन लोगों को पता चल गया है फाइनल क्या ऑर्डर दिया है प्रेसिडेंट जी ने, उसको मतलब एक्सेप्ट किया है मर्सी पिटीशन को, रिजेक्ट कर दिया, उनकी फांसी को बरकरार रखा है। वो मामले के फैक्ट पर निर्भर है कि उनके द्वारा किया गया अपराध किस प्रकृति का है। ठीक है, अब बात आती है कि फाइनल डिसीजन जो दिया है राष्ट्रपति जी के द्वारा, क्या उसकी भी अपील कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं होगी। आर्टिकल 72 एवं 61 का यूज़ करते हुए राष्ट्रपति या राज्यपाल जो भी ऑर्डर देंगे उसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं की जाएगी, उनका फैसला फाइनल होगा, ध्यान रखिएगा। और आखिर वो इस डिसीजन पर कैसे पहुँचे, इस प्रश्न को की किसी भी कोर्ट में जांच नहीं की जाएगी, यानी कि ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता कोई भी कि हमें उन प्रश्न पर को चुनौती देनी है जिन प्रश्न के आधार पर राष्ट्रपति या राज्यपाल जी जो है उस मामले तक पहुँचे हैं। तो आई होप BNSS का सेक्शन 472 बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और आप लोग समझ गए होंगे कि सेक्शन प्री एंड मेंस के पर्पज से कितना इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो पर कमेंट करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।